अब एक लड़की इतनी मेहनत करती है, फ्रॉम ट्रेनिंग टू वॉक टॉक, हर चीज, एंड जब इंक्लूसिविटी के नाम पे आप कह रहे हो कि हम ये सब अलाउ करेंगे, और फिर आप वहां बुला के लड़कियों को ये बार बार पूछना कि आपकी पक्का शादी नहीं हुई है, आप इतना लूज करिए वेट, तो दैट बिकम्स वेरी मेंटली टैक्सिंग ऑल्सो ऑन द कंटेस्टेंट्स। ऑडियंस के हिसाब से या सोशल मीडिया पे देयर इज अ गर्ल हु बेस्ट वॉक है उसकी, बेस्ट बॉडी है, स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं उसके, बट एट द एंड ऑफ इट कभी ऐसा भी हुआ है दैट अ गर्ल जिसका फेस बहुत सेलेबल है, मार्केटेबल है, चाहे उसकी वॉक वीक थी, उसका बोलना कम था, बट जिताया ऑर्गेनाइजेशन ने उस लड़की को है, बिकॉज दे आर एट द एंड ऑफ द डे आंसरेबल टू द स्पॉन्सर्स। अब आप जिम जाओगे एक हफ्ते में तो आपकी बॉडी बनेगी नहीं, आप 6 महीने जाओगे, 1 साल जाओगे, तब जाके होगा। सो दैट कंसिस्टेंसी, नॉट गिविंग अप इज व्हाट विल लीड टू योर सक्सेस। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूथक्वेक। आज का जो हमारा पॉडकास्ट है इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट। मैंने बहुत कोशिश करी थी कि मैं ऐसे किसी गेस्ट को बुलाऊं जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बिलोंग करते हों एंड एट द सेम टाइम बहुत ऑडेशियस हों, बहुत कॉन्फिडेंट हों अपनी बात बोलने में। एक और पहलू पे अपन बात करेंगे जो कि है टाइप 1 डायबिटीज़, विच इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम नाउ डेज। और प्रॉब्लम तब होती है जब बहुत ही यंग एज में ये चीज़ कोई फेस कर रहा होता है। तो जो गेस्ट हमने बुलाए हैं आज वो इस बात पे भी डिस्कस करेंगे और उनका जो एक्सपीरियंस रहा है ओवरऑल इन दी एंटरटेनमेंट बिजनेस उसके बारे में बात होगी। सो ज़्यादा वेट नहीं कराते हुए मैं शुरू करना चाहूँगा ये पॉडकास्ट। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है प्राची नागपाल। शी इज़ अ कोच इन दी पेजेंट इंडस्ट्री और वो खुद भी मॉडल रह चुके हैं। इस इंडस्ट्री में खुद एज अ मॉडल बहुत काम कर चुके हैं। नाउ शी इज़ ट्राइंग टू मेक द अदर पर्सनस लाइफ बेटर। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपने बारे में सोचते हैं, अपनी लाइफ को बेटर करना चाहते हैं, लेकिन ये एक ऐसे पर्सनालिटी हैं जो दूसरों के बारे में सोचते हैं और इसी इंडस्ट्री में जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनको गाइड कर रहे हैं। सो लेट्स वेलकम प्राची। हाय प्राची। थैंक यू सो मच विशाल, थैंक यू, आपका इतना प्यारा इंट्रोडक्शन मेरे लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। सो यू डिजर्व इट। थैंक यू। आई एम रियली हैप्पी कि आपने पॉडकास्ट का एक्सेप्ट किया इनविटेशन। बिल्कुल, बिकॉज इट इज सो नाउअडेज की एवरीबडी सो मच ऑक्यूपाइड विद देयर वर्क और बहुत मुश्किल होता है 45 मिनट्स 1 आवर निकालना। सो आई एम ग्लैड यू आर हियर। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट विद योर जर्नी कि आपका बैकग्राउंड क्या है, फैमिली में कौन है, ये इस इंडस्ट्री में आने का कारण क्या है। सो फॉर द ऑडियंस आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं। तो आई बिलोंग फ्रॉम अ फैमिली इन हैदराबाद। देयर इज, हम 5 लोग हैं घर में टोटल में। ऑल्दो ग्रोइंग अप मेरे दादा दादी भी थे, बट फिलहाल मेरे घर में मैं, मेरी मॉम डैड, मेरे भैया भाभी एंड मेरा छोटा सा प्यारा सा बच्चा जोरो है। हम बहुत ही सिंपल मिडिल क्लास बिजनेसमैन फैमिली से हैं। मेरे दादाजी ने दिल्ली छोड़ दिया था इन द ईयर 1962 एंड ही हैड कम डाउन ऑल द वे हैदराबाद तक, पूरा इंडिया घूम के ही फाइनली लाइक्ड हैदराबाद बहुत ज्यादा एंड उन्होंने सोचा अब यहीं से शुरुआत करनी है। सो वी बीन इन हैदराबाद 1962 से एंड डैड इज इन बिजनेस। भैया ने उनको ज्वाइन कर लिया है, अब मेरी भाभी ने भी उनको ज्वाइन करा है। मम्मा वॉज अ हाउसवाइफ फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम जितना मैंने उनको देखा है, बट नाउ अब उनका खुद का अब वो काम कर रही हैं। एट द एज ऑफ 45 इज व्हेन उन्होंने अपने आप को पुश करना शुरू करा कि यू नो ठीक है, अब बच्चे बड़े हो गए हैं, अब टाइम है कि मैं अपने बारे में भी सोचूं, जो बहुत कम औरतें सोचती हैं फाइनली। एंड बैकग्राउंड वाइज आई थिंक हमारे घर में भी सबके जैसे ही था कि बड़े होके बच्चों को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लॉयर बनना है, वही सब। मेरी दादी की ख्वाहिश होती तो शायद मैं आज IAS की पढ़ाई कर रही होती, पर फिर मेरा मन बहुत था कि मैं आर्मी ज्वाइन करूं। मैंने NCC की ट्रेनिंग भी ली थी, पर 2013 में जब मुझे मेरा डायग्नोसिस हुआ था डायबिटीज का, तो ऑब्वियसली आपको आर्मी में बहुत फिट होना पड़ता है। आपको कोई हेल्थ कंडीशंस नहीं हो सकती। इनफैक्ट आपको अगर चश्मा लग जाता है, इवन दैट कैन गेट यू आउट ऑफ योर ट्रेनिंग। तो मेरा फर्स्ट यही हुआ कि मुझे पहले चश्मा लगा। ऑल्दो द ऑफिसर्स, उनको मैं इतनी अच्छी लगती थी कि दे वर लाइक कि आप लेंस अगर पहनने को रेडी हो तो वी विल स्टिल टेक दिस ऑन द साइड। बट फिर जब डायबिटीज का डायग्नोसिस हुआ और मैंने जाके सीनियर ऑफिसर्स से बात करी थी कैंट में,
तब उन्होंने मुझे बोला था कि ये तो पॉसिबल अब नहीं होगा, बिकॉज मेरी मॉम चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं एंड आई वाज स्टडीइंग टू बिकम अ डॉक्टर, बट इवेंचुअली आई हैड टू लेट गो ऑफ दैट ड्रीम एंड आई हैड टू एंटायरली, फिर मेरा पूरा ट्रेजेक्ट्री चेंज हो गया. द सेकेंड थिंग आई थॉट मैं अच्छी हूँ जिस चीज में, फिर मैंने उसको पकड़ा विच वॉज इन क्रिएटिव इंडस्ट्री, क्योंकि ग्रोइंग अप एज अ चाइल्ड मैं बहुत क्रिएटिव थी. तो फैशन तो बस बाय चांस हो गया, वरना मेरा मन हमेशा से था कि मैं जर्नलिस्ट बनूं. अच्छा. तो इसीलिए जब मैंने निफ्ट में भी एडमिशन लिया तो मेरा स्पेशलाइजेशन वाज इन फैशन कम्युनिकेशन, जो वहां पे आपको, जैसे आप डिजाइनर नहीं बनोगे बट आप उसके अलावा आप ग्राफिक डिजाइनर, आप फोटोग्राफर, आप जर्नलिस्ट, ये सब कर सकते हो, मार्केटिंग में जा सकते हो. एंड फिर आई स्पेशलाइज्ड इन स्टाइलिंग which is in celebrity styling. तो I had the opportunity कि मुझे बॉम्बे जाके काफी जितने भी बड़े बड़े नाम आप सोच सकते हो, आलिया भट्ट, रणवीर सिंह, कंगना रनौत, कटरीना कैफ, इन सबके स्टाइलिस्ट के साथ एज एन इंटर्न, एज अ असिस्टेंट मुझे काम करने का बहुत ही अच्छा मौका मिला 2 years के लिए. एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट टाइम मैंने हैदराबाद छोड़ा था. अच्छा. उससे पहले मेरे डायबिटीज की वजह से मेरे पेरेंट्स बहुत डर में जीते थे कि ये शायद बाहर अकेले अपने आप को संभाल नहीं पाएगी. बट दैट वाज वेयर आई केम फ्रॉम. एंड फिर मैंने अपना MBA भी फैशन एंड लग्जरी मैनेजमेंट में ही करा, बिकॉज मुझे रियलाइज हुआ कि दिस इज समथिंग आई एम गुड एट, सो माइट एज वेल स्टिक टू इट. So that's a beautiful journey. Thank you. And what is really exciting about your journey is that against all odds you rose. It's not that people अक्सर बहाना बना लेते हैं. बिल्कुल. और ये बहुत लोगों के साथ होता है. और बहाने इस तरह के बना लेते हैं जो जेन्युइन भी नहीं लगते हैं. पर ओवरऑल आपने अपने इस एक्सपीरियंस में सबसे ज्यादा क्या सीखा? मैं जब बड़ी हो रही थी विशाल, मैं बहुत ही शर्मीली थी. मतलब मेरी मम्मा को तो ये डर रहता था शायद कि ये कहीं छुप ना जाए. अच्छा. तो बचपन से ही मम्मा मुझे बहुत पुश करती थी कि बेटा स्टेज पे जाओ. तो मेरा फर्स्ट टाइम जब मैं स्कूल में स्टेज पे थी, ऑब्वियसली बच्चे को डर लगता है. अब एक 4 साल के बच्चे को कितना डर लगेगा, क्योंकि एनुअल डे है और आपको बोला जा रहा है कि हम आपको सामने की तरफ खड़ा करेंगे. तो मेरी नजरें हमेशा बचपन से लेके आज तक भी मेरी नजरें हमेशा ऑडियंस में मेरी मम्मा को ही ढूंढती है. पर उस एक मम्मा के डिसीजन से कि आपको अगर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है तो आपको लोगों के सामने खड़ा होना सीखना पड़ेगा. तो उस एक चीज से, और बहुत बार मैं गिरी भी. मैंने जितनी बार मिस इंडिया को ऑडिशन दिया था, 7 साल मैंने ऑडिशन दिया बिफोर आई फाइनली क्रैक्ड इट. तो 7 years हर साल बुरा लगता था कि यार क्यों रिजेक्ट हो रही हूँ मैं, व्हाट इज इट दैट आई एम लैकिंग. पर that one thing kept me going कि मम्मा का बिलीफ था मुझ में, मेरे पेरेंट्स का बिलीफ था मुझ में, मुझसे ज्यादा शायद उनका बिलीफ था. एंड सेकेंडली एक बचपन से आई थिंक एक नेवर गिव अप का एटीट्यूड आ गया था कि गिव अप नहीं करना है लाइफ में. फेल होते रहेंगे चाहे कितनी बार भी हो जाए, पर गिव अप नहीं करना है. तो इन ऑल दीज इयर्स, चाहे वो मेरा पैजेंट्स में रहा हो या फिर चेंजिंग फ्रॉम आर्मी डायरेक्शन टू फैशन, बस गिव अप नहीं करना था कभी लाइफ. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज दैट यू आर शोइंग इट टू द ऑडियंस कि never quit. Yes. Because this is the only thing which keeps the person, he or she can get the ability to achieve anything. Correct. वैसे मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि टाइप 1 डायबिटीज़ का प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है. इन दिस प्रॉब्लम सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि शुगर लेवल बहुत डाउन हो जाता है और बहुत ही यंग एज में ये चीज़ें हो जाती हैं, तो पढ़ाई में और अपने करियर को आगे बढ़ाने में बहुत मुश्किल होता है. और अगर फिगर्स की बात करें तो वी हैव अ फिगर ऑफ अराउंड 9 to 10% ग्लोबली जो टाइप 1 डायबिटीज़ से अफेक्टेड हैं. एंड इंडिया में अराउंड 2.5 लाख के करीब लोग हैं जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं. सो व्हेन आई सी पीपल लाइक प्राची responding to this very positively, I feel very proud about it. So आपने अभी recently कुछ टाइम पहले आंध्र प्रदेश के जो अपने CM हैं उनके साथ भी आप मिले. तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका, नायडू जी? तो आई थिंक चंद्रबाबू नायडू जी के बारे में आई थिंक आप कहीं भी पूछिए दिमाग में एक ही वर्ड आता है, लेजेंड. तो जब मौका आया कि हम उनसे मिल पाए एंड उनसे हमने बातें करी, उनसे हमने डिस्कशन किया,
तो ऑब्वियसली अब इतनी बड़ी एक हस्ती को मिलना, रास्ता तो आसान था नहीं, हमें बहुत इंतजार करना पड़ा, अपॉइंटमेंट रख के भी इंतजार करना होता है, बट एक बोलते हैं ना कि एक इंसान का ऑरा होता है, राइट। तो जिस टाइम पे जब वो अंदर आए अपने ऑफिस में और हाँ। हमसे मिले, तो आई थिंक वो एक पता लग जाता है कि यार ये है, लाइक दिस इज अ मैन यू वांट टू लुक अप टू। उनकी जर्नी ऑब्वियसली सबको पता है कितनी मुश्किल रही है, उन्होंने कितना ज्यादा साउथ में, स्पेशली तेलंगाना आंध्रा दोनों में जब दोनों साथ थे, इतना ज्यादा उन्होंने डेवलपमेंट करा है, एंड मीटिंग हिम आई थिंक वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग्स ऑफ माय लाइफ, क्योंकि उनसे मिलना इज अ वेरी बिग डील, वो भी इतने कंफर्टिंग एनवायरनमेंट में जहाँ पे कोई हड़बड़ी नहीं थी कि चलो चलो मिल लिए निकल जाइए अब आप। सो आई गॉट टू टॉक टू हिम, आई गॉट टू टेल हिम दैट सर you are somebody I really admire and thank you for everything that you have done for all of us, because अगर वो नहीं होते तो I think जो आज वो पूरा दोनों स्टेट्स का नक्शा है वो कभी नहीं बन पाता। तो आई थिंक वो मेरा बहुत ही बड़ा मेरे लिए एक ऑनर था that I got to meet with him and I got to discuss ideas with him in regards to maybe bringing pageantry a little more solid into South, because वहाँ पे बहुत potential है। That matters a lot because आज की तारीख में अगर हम कोई भी बड़े पर्सनालिटी से मिलते हैं तो वो बहुत जल्दबाजी में मिलते हैं और वो दे ट्रीट लाइक जैसे डॉक्टर्स बहुत मुश्किल से बात करते हैं, 1 मिनट भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियंस का इस तरह का हो चुका है, और मे बी ये भी है ऑब्वियसली वो बिजी भी रहते हैं, बट देन इट इज ऑल मैटर्स कि हाउ यू रिस्पेक्ट द अदर पर्सन। उसे डिसाइड भी होता है कि whether we are able to connect with them in future also. Yes, बिल्कुल। तो हैदराबाद में ऐसी क्या चीजें you have found, especially in the entertainment industry and generally also, which is different from other parts of India? तो आई थिंक हैदराबाद में व्हाट इज डिफरेंट, अब अगर आप दिल्ली की इंडस्ट्री देखिए या फिर मुंबई में भी देखेंगे, तो हैदराबाद में इट इज अ वेरी स्लो कल्चर। स्लो इन द सेंस आई वुड नॉट से लेजी, बट इन द सेंस कि हमें किसी चीज की हड़बड़ी नहीं है, वी आर नॉट इन वी आर वेरी सॉर्टेड, एंड हमारा बहुत ही ज्यादा एक ऑर्गेनाइज स्केड्यूल चलता है कि हैदराबाद में आपके कम से कम 3 से 4 असिस्टेंट आएंगे, सो दैट अगर कभी भी कुछ गड़बड़ होती है देयर इज अ रेडीनेस, ठीक है। वेराज मुंबई में, दिल्ली में मैंने आउट ऑफ माय वर्क ऑब्जर्व किया है कि अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है देयर इज अ पैनिक। हैदराबाद में नोबडी पैनिक्स, दे आर लाइक चिल्लो मामा, लाइट कर लेंगे अपन, दे आर लाइक दैट कि हो जाएगा, वील सॉर्ट इट आउट। एंड अनदर थिंग दैट अबाउट द इंडस्ट्री आई हैव नोटिस्ड इज दैट हैदराबाद में people, especially girls, okay, especially the girls, once they say no, it means no. Okay. Nobody will dare bother you again after that. So अगर आप बोल दो एक बार किसी को कि नहीं हमें इसमें इंटरेस्ट नहीं है, आपको कोई नहीं पूछेगा फिर से। So what is the reason of such kind of culture existing? I think it is more to do with the fact that South में there is a lot more push towards education. Parents there वो अपनी बच्चियों को, especially girls को, वो बहुत progressive mind से बोल रहे हैं कि you have to study, you have to understand the world, and आपको समझना होगा कि especially जिन लड़कियों को इस इंडस्ट्री में इंटरेस्ट आ जाता है वो बहुत जल्दी डेवलप होता है। 20 साल की उम्र में कोई लड़की नहीं आके सडनली बोलेगी कि मुझे एक्ट्रेस बनना है, या तो वो 4 साल की उम्र से शुरू हो जाएगी बोलना, या वो कभी नहीं बोलेगी। तो जब माँ बाप के साथ बच्चे को दिख जाता है कि इसको इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो शुरू से बताना धीरे धीरे बच्चों को शुरू कर देते हैं अपने कि देखो बेटा, अब जैसे मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे समझाया था कि आप बनो मिस इंडिया, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप बस पढ़ाई मत छोड़ना और आप कभी एक्टिंग की तरफ मत सोचना। एंड आई वाज ओके विद दैट, नॉट बिकॉज मुझे, मतलब मेरे फादर ने ऑब्वियसली मुझे स्टोरीज तो सुनाई थी कि उनके टाइम पे जो भी होता था, एंड दे वर वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ मी, बट स्टिल धीरे धीरे जब मैंने बिहाइंड द सीन्स काम किया, आई ऑल्सो रियलाइज दैट आई लाइक बीइंग बिहाइंड द सीन्स ज्यादा। मुझे बहुत मजा आता है पीछे रहने में, रादर देन बीइंग द सेंटर ऑफ अटेंशन ऑलवेज।
तो बट द थिंग्स दैट दे टॉट मी कि वहां पे आपको कैसी आपकी वैल्यूज होती हैं, आपको किस तरीके से आपके वर्किंग आवर्स हो जाते हैं, इफ दैट इज समथिंग दैट सूट्स यू देन ऑब्वियसली आई वुड आल्सो टेल द गर्ल्स कि आप करो. बट in South, again, one more thing that makes us stand out is that there is a lot of different stories. Okay. साउथ में बहुत कहानियां ऐसी हैं जो आपको सुनने मिलेंगी, वो मॉडलिंग में हो, फिर आपके टॉलीवुड में अगर हो गई. There are so many stories that it makes it come out more beautifully. And I think that diversity is still lacking a little bit in Mumbai and the Delhi industries. तो प्राची, you have studied all in Hyderabad, right? हाँ जी. तो हैदराबाद की एजुकेशन सिस्टम में कुछ डिफरेंस you have found in the curriculum or the approach that they follow in raising the kids? So अब मुझे गुड़गांव ऑल्दो शिफ्ट हुए सिर्फ 3 ही हफ्ते हुए हैं, बट द लिटिल बिट ऑफ चेंजेस जो मैंने अपने आसपास देखे हैं इज दैट वहाँ पे लाइक आई लाइक अ वेरी कंफर्टिंग एंड अ वेरी साइलेंट रूम एंड ऑल ऑफ दैट. यहाँ पे क्या है, फास्ट लाइफ है बहुत. There's a lot of chaos. Like for somebody like me, sometimes बहुत overwhelming हो सकता है कि इतने लोग हैं, इतनी शोर शराबा है, आवाज है. हैदराबाद में बहुत ही ज्यादा एक स्थिरता है, I would say. एक बहुत ही, अब जब आप लोगों से वहां मिलोगे, इवन द बिगेस्ट ऑफ नेम्स, चाहे वो आपके पॉलिटिशियंस रहे, एक्टर्स रहे वहां के, से फॉर एन एग्जाम्पल लाइक अगर आप चिरंजीवी को लेते हैं, वो कहीं भी किसी भी इवेंट में जाएंगे, वो पहले किसी को भी ऐसे झुक के नमस्कार करके, ऐसे इतना हम्बली और इतना डाउन टू अर्थ, और आप देखेंगे वो हमेशा आपके साउथ में भी लोग चप्पल में ही होते हैं. जितना भी वेल्थ हो जाए वहां पे किसी के पास, वो शो ऑफ नहीं करते हैं. वेरी अनफॉर्चुनेटली आउट ऑफ साउथ देयर इज दिस नोशन दैट लोगों को शो ऑफ करने में अच्छा लगता है. दे वांट टू शो कि हमारे पास इतना वेल्थ है, विच इज नॉट रॉन्ग, सबका अपना अपना तरीका होता है. बट साउथ में आई थिंक, बिकॉज मैं उस कल्चर में ग्रो अप हुई हूँ, आई डोंट लाइक टू शो ऑफ. तो आई थिंक दैट इज व्हाट, इवन इन स्कूल्स अब जब मैं थी, मेरे फ्रेंड्स थे, तो मुझे कभी नहीं रियलाइज हुआ, आई थिंक टिल द टाइम हम 10th 11th में आए, कि उनकी फैमिली में कितना मनी था या उनके पेरेंट्स का कितना बड़ा एम्पायर था. बिकॉज एक तो आप बच्चे से दोस्ती करते हो, अब वो बच्चा आपको जैसा भी लगे, योर जॉब इज टू बिकम फ्रेंड्स. आपको क्या ही फर्क पड़ता है कि इसके फैमिली बैकग्राउंड क्या है. करेक्ट. फिर जब आप कभी घर जाते हो, आप स्लीप ओवर करते हो, दैट इज व्हेन यू रियलाइज कि ओ माय गॉड, इसके पास तो इतना सब है. बट उस बच्चे के बिहेवियर में या उसके पेरेंट्स के बिहेवियर में वो कभी मुझे नहीं लगा, ना मेरे पेरेंट्स को लगा. वो तो हमें बहुत बाद में पता लगा कि इनका ये बैकग्राउंड है एक्चुअली. तो आई थिंक दैट इज समथिंग जो साउथ में बहुत अलग है. एंड वहाँ पे कोई आपको स्कूल्स में भी ऐसे कभी कोई चीज़ के लिए फोर्स नहीं करता है. अगर आप एज अ टीचर, हमारे टीचर से जब हम बात करते थे काउंसलिंग के लिए, तो अगर हमने बोल दिया कि मैम we don't want to be a part of this or we are not interested in this, ठीक है, okay, we'll find something better. So इसमें ऐसा कुछ you have found out in the education system कि जहाँ पे टीचर्स और प्रिंसिपल और जो मैनेजमेंट है, उनका जो अप्रोच है बच्चों को रेज करने का, that is different. क्योंकि अभी अमूमन इंडिया में अपन यही देखते हैं कि पढ़ाई का एक ट्रेडिशनल सिस्टम चलता आया है कि you have to score well, you have to be एक्स्ट्रा करिकुलर में, पर्सनालिटी स्पीकिंग में लाइक यू पब्लिक स्पीकिंग हो जाएगा, ये सब कर लोगे. बट देन जो बेसिक वैल्यूज़ हैं कि एज अ बॉय हाउ शुड यू बिहेव विद अ गर्ल, और जो सिविल रूल्स हैं, ट्रैफिक रूल्स हैं, जो कि बहुत ही ब्रेक हो रहे हैं, सो इन सब बातों पे वहाँ पे ध्यान दिया जाता है या फिर इट इज़ लाइक सेम ओनली? आई थिंक आई वुडेंट से कि बहुत पर्टिकुलरली ध्यान दिया जाता है, बिकॉज अब there are government schools, there are private schools. I come from a private school, तो मैं अपना एग्जाम्पल देके बता सकती हूँ कि हाँ, in my school हमें सिखाया जाता था कि बहुत ही early on, from as long as I remember, I think PP1, PP2, first class, second class से ही हमें ट्रैफिक रूल्स के बारे में, गुड टच, बैड टच, एंड कि व्हाट आर द गुड बिहेवियर्स, व्हाट आर द बैड बिहेवियर्स, द मैजिकल वर्ड्स लाइक थैंक यू, सॉरी, ये सब बोलना. एंड उसके लिए हमारे लिए एक रिवॉर्ड सिस्टम भी होता था, और फिर एक सिस्टम होता था कि अगर आप कुछ गलत करोगे तो आपको ब्लैक स्टार दिया जाएगा. तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स वहाँ पे
करा जाता था. I don't know अब नॉर्थ में if that is there, वो तो I'll know when once I have my kids and I'll send them to school here. And few schools ऐसा हाँ. है वहाँ पे भी है जहाँ पे जैसे IB बोर्ड हो गया, कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जो फोकस करते हैं मोर देन करिकुलम, मोर देन स्कोरिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट. वहाँ पे ये सब चीजें होती हैं. लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि बचपन में जो अपन सीखते हैं वो बड़े होके अप्लाई क्यों नहीं कर पाते. सो व्हाई थिंग्स आर सो मच एज इन कि हम एक समय तक तो उसको याद रखेंगे, लेकिन देखा जाए तो अगर इम्पोर्टेंट कुछ है तो वो यही है कि जो ज्ञान हमारे पास है उसको हम अप्लाई कर पाए. आई थिंक उसमें ना विशाल सोसाइटल एंड पीयर प्रेशर आ जाता है. Okay. वो कहते हैं ना कि वन बैड फ्रूट विल रॉटन द एंटायर बास्केट. हाँ. तो ऐसा होता है कि अब फॉर एग्जांपल माय ब्रदर व्हेन ही हैड गॉन फॉर हिज कॉलेज, नाउ भैया वाज अ वेरी गुड चाइल्ड, बट ठीक है समटाइम्स आपकी जो कंपनी होती है उसके चक्कर में भी आपके ऊपर भी असर तो पड़ता ही है, एंड दैट कैन स्पॉइल द चाइल्ड्स. एंड उसको लगेगा कि मेरे पेरेंट्स बार बार मुझे रोक रहे हैं, वो मुझे कंट्रोल करना चाहते हैं. माइंडसेट बेसिकली बच्चों का ये हो गया है कि सब मुझे कंट्रोल करना चाहते हैं. बच्चे ये नहीं सोचते हैं कि मेरे शायद भले के लिए बोल रहे हैं, वो ये सोचते हैं कि क्यों मुझे कंट्रोल करना है, माइक्रो मैनेज क्यों करना है आपको मुझे. तो दैट इज समथिंग आई थिंक हमें अपने बच्चों को बताना पड़ेगा कि इट इज नॉट अबाउट माइक्रो मैनेजिंग, इट इज अबाउट कि यू नो आउट ऑफ एक्सपीरियंस सर्टेन पीपल हैव सर्टेन थिंग्स दे वांट टू शेयर विद यू. सो प्राची, इट्स लाइक पेजेंट इंडस्ट्री में हमेशा हम ये देखते हैं कि चीज़ें कितनी प्लेजेंट हैं, कितनी खूबसूरत है, एंड वी ऑलवेज फील कि वॉट एवर इज ग्लिटरिंग दैट मस्ट बी गोल्ड. और जो चीज़ें नेगेटिव है वो हमेशा बैकग्राउंड में ही रह जाती है, लोगों तक पहुंचती ही नहीं है. एंड दैट इज सो स्ट्रेंज एंड दैट इज सो वरीसम कि ये सब चीज़ें बाहर क्यों नहीं आती है. क्योंकि एक इंसान जो इतने सपनों के साथ किसी भी इंडस्ट्री में आता है और जब उसको ये सब चीज़ें पहली बार देखने को मिलती है, सो इट्स अ शॉक. और दुर्भाग्य ये है कि वो अपने पेरेंट्स से भी शेयर नहीं कर पाते. Correct. और पेरेंट्स का दुख ये है कि उनको कभी पता ही नहीं था कि बच्चे इस चीज से जूझ रहे थे. तो पेजेंट इंडस्ट्री में जो भी अच्छी अच्छी चीजें चल रही हैं, दैट वी नो कि रैंप वॉक होता है, फेम मिलता है. सो आउट ऑफ योर एक्सपीरियंस आप बताएं कि ऐसी क्या चीजें आपने जानी इस इंडस्ट्री के बारे में विच इज वेरी शॉकिंग. आई थिंक व्हाट इज वेरी शॉकिंग आई वुड से इज, अब जैसे कहते हैं ना कि क्रिकेट मैच में भी फिक्सिंग होती है. तो अगर क्रिकेट मैच जैसी चीज फिक्स हो सकती है तो फिर पेजेंट इंडस्ट्री में क्राउन क्यों नहीं. तो आई थिंक दैट इज द मोस्ट, मेरे लिए आई डोंट थिंक इट इज अ शॉकिंग थिंग, बिकॉज हमें बचपन से सिखाया गया था ये बात. आई थिंक एज अ टीनेजर जब मैं फर्स्ट टाइम भी आई ऑडिशन फॉर माय फर्स्ट एवर पेजेंट, मे बी यू नो फर्स्ट ईयर में उतना ध्यान नहीं आया, बट बाय द सेकंड ईयर आई वाज प्रीटी श्योर कि यू नो ऐसा चलता तो होगा. एंड I tell my students, I tell everyone around me also कि प्लीज आप इस नजरिए से अंदर जाना इस इंडस्ट्री में कि फिक्सिंग होगी या हो सकती है. इट शुड नॉट कम एज अ शॉकर टू यू. एंड उसका एक ही पीछे कारण होता है कि अब आप देखिए एक पैजेंट जो है, अब जैसे मूवीज भी होती हैं, एक पैजेंट में जो गर्ल जीतती है उसका एक 1 ईयर लंबा साल होता है, करेक्ट. उसमें उसको स्पॉन्सर्स को जवाब देना होता है, शी हैज टू आंसर टू द पब्लिक ऑल्सो, उसको इंटरनेशनली अपने पैजेंट में रिप्रेजेंट करना होता है इंडिया को. बट एट द एंड ऑफ इट द मेजर प्लेयर इज द स्पॉन्सर एंड द इन्वेस्टर. तो अब ये जो स्पॉन्सर्स होते हैं ना, दीज आर ऑल पीपल हु कम फ्रॉम, जैसे ब्यूटी इंडस्ट्री हो गई, फिटनेस इंडस्ट्री हो गई. हम आपको ब्रांड्स जब स्पॉन्सरशिप देते हैं वो सब इसी टाइप ऑफ इंडस्ट्री से आते हैं. तो ना आपको एक ऐसी लड़की चाहिए, हो सकता है दैट ऑडियंस के हिसाब से या सोशल मीडिया पे देयर इज अ गर्ल हु बेस्ट वॉक है उसकी, बेस्ट बॉडी है, स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं उसके, बट एट द एंड ऑफ इट कभी ऐसा भी हुआ है दैट अ गर्ल जिसका फेस बहुत सेलेबल है, मार्केटेबल है, चाहे उसकी वॉक वीक थी, उसका बोलना कम था, बट जिताया ऑर्गेनाइजेशन ने उस लड़की को है, बिकॉज दे आर एट द एंड ऑफ द डे आंसरेबल टू द स्पॉन्सर्स.
अब जैसे मूवीज में भी आप प्रोड्यूसर को आंसरेबल होते हो, अगर आपकी फिल्म ने अच्छा नहीं करा तो आपको प्रोड्यूसर को आंसर देना पड़ता है। तो सिमिलरली आपको यहाँ पे आपके स्पॉन्सर्स को जवाब देना पड़ेगा। तो आई थिंक नाउ दैट इट इज कमिंग आउट मोर ओपनली, सोशल मीडिया ने बहुत हेल्प करा है दैट जब लड़कियों को पता चल जाता है कि, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक आई थिंक 5-6 डेज में अगर आप एजेंट में हो आपको पता लग जाएगा कि कुछ गर्ल्स के साथ एक फेवरेबल ट्रीटमेंट हो रहा है या उनको कुछ ज्यादा अच्छा चीजें दी जा रही हैं, तो उस कारण से आपको पता लग जाएगा कि शायद इसकी तरफ इनका ध्यान ज्यादा है। तो आपका लेकिन यही होता है कि आप टुडे गर्ल्स आर रेजिंग देयर वॉइस। अब जैसे दिस ईयर इन इंडिया एज वेल एज बाहर a lot of girls they raise their voice कि हमें पता लग रहा है कि you know the pageant is fixed and हम इस चीज के लिए बिल्कुल खड़े नहीं होंगे, and a lot of girls this year walked out of a certain pageant that took place this year and I as a past pageant winner and now a mentor to so many young girls I also took a stand and put out whatever I had to in regards to safeguarding these girls क्योंकि मैं एज अ कोच पैसे कमाने के लिए तो झूठ बोल सकती हूँ, बट मेरे को जो वैल्यूज दी गई हैं मेरे पेरेंट्स से, दैट डजंट अलाउ मी टू डू दैट। आई टेल माई गर्ल्स फ्रॉम द गेट गो दैट ठीक है, आई एम हैप्पी आप इस इंडस्ट्री में आना चाह रहे हो, बट आप प्लीज रेडी रहिएगा दैट मे बी वन डे दे विल फिक्स इट फॉर यू और दे विल फिक्स इट फॉर सम अदर गर्ल, बट आपको रेडी रहना है कि ये होगा आपके साथ एंड आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। सो व्हाट इज द पॉइंट, मतलब अगर मान लीजिए ये चीज़ें इतनी नोटिसेबल है और होना ही है, तो जो इसमें जो डिजर्विंग पीपल हैं जो ट्राई करना चाहते हैं, फिर वो ये नहीं सोचते होंगे कि कोई फ़ायदा ही नहीं है, इवेंचुअली तो इट्स लाइक अ फॉर्मेलिटी, अंत में तो स्पॉन्सर ही डिसाइड करेंगे, इन्वेस्टर ही डिसाइड करेंगे, तो हम कोशिश भी क्यों कर रहे हैं। इट्स लाइक क्योंकि कोशिश का तो ऐसा है कि इफ़ यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, ट्राई करते रहते हैं और जब अपने को पता चलता है कि इसका कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा है, तो कभी कभी ऐसा होता है स्पेशली इन दिस इंडस्ट्री जहाँ पे लोग ह्यूमिलिएट भी करते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस पेजेंट शो, तो वो सब चीज़ों से मोरल डाउन हो जाता है और फिर मोरल डाउन होने के बाद अगर वो सपने देखना छोड़ दे तो दैट इज सो रिडिकुलस कि एक दूसरे इंसान की गलती, एक्सटर्नल पर्सन की वजह से मैं अपना सपना देखना छोड़ दूं, तो इट इज सो अनफेयर। तो जब ये सब चीजें हैं तो व्हाट डू यू थिंक, हाउ यू कैन, यू एज अ पर्सन बीइंग इन दिस इंडस्ट्री, बीइंग सो वोकल अबाउट इट, हाउ यू कैन चेंज इट? सो आई थिंक चेंज तभी आ सकता है विशाल जब हम इन सब लोगों को जो बिहाइंड द सीन्स बैठे हैं उनको अकाउंटेबल लेना शुरू करें। वी स्टार्ट कॉलिंग देम आउट मोर, बिकॉज आधे से ज्यादा टाइम क्या होता है, लड़कियों को एक कॉन्ट्रैक्ट के नाम पे मुंह बंद कराया जाता है। अच्छा। एंड अगर आपको उस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर भी निकलना होता है तो देयर इज अ वेरी हेवी पेनल्टी फी दैट नॉट एवरी गर्ल कैन अफोर्ड इट, क्योंकि लॉयर की फीस होती है, फिर उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के बाहर निकलने की एक फीस होती है, कोर्ट कचहरी का झंझट। नोबडी वांट्स टू, मतलब करियर शुरू होने से पहले ही किसी भी लड़की को जिसका इतना सपना है, वो लड़के आई है माँ बाप से, वो क्यों इस चीज में पढ़ना चाहेगी। बट टुडे विद द पावर ऑफ सोशल मीडिया, गर्ल्स हैव टू बी स्मार्ट कि आपको बिना नाम लिए, बिकॉज सोशल मीडिया पे सबको पता है आप किसके साथ या किसके लिए काम कर रहे हो, आपको नाम नहीं लेना है। आपको बिना नाम लिए अपने आप को सेफगार्ड करते हुए यू हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग आउट अगेंस्ट सच पीपल, बिकॉज जब तक हम उनको कटघरे में नहीं खड़ा करेंगे तब तक हम उनके ऊपर स्पॉटलाइट बिना आए उनको कैसे बताएंगे कि आप एक टाइम तक हमारी वजह से आज वहां हो। अगर हम जैसी लड़कियां ही आना आपके पास बंद हो गई तो ना आपका बिजनेस चलेगा, ना आपके पास स्पॉन्सर आएंगे और ना आप इस पोजीशन पे रहेंगे। So it is the girls who are applying. The more awareness we create for them to know about these realities, I think I am very well prepared कि एक दिन ऐसा आएगा that this industry will be into the minus and the negatives. And एक बार जब आप rock bottom hit हो जाते हो, which is very important for it to go back up, वो rock bottom तभी आएगा जब हम इन लोगों को hit करेंगे, right? Because फिर उसके बाद जो change आएगा वो तब आएगा जब
फिर अच्छे अच्छे लोग अपने आप आएंगे इंडस्ट्री में। यू हैव अ वेरी वैलिड पॉइंट कि अपन हमेशा ये सोचते हैं कि अगर मैंने ये कदम उठाया ये मेरे फ्यूचर को बिगाड़ेगा, लेकिन वो कदम उठा के उस तरह के स्टेप्स उठा के अगर मान लो वी आर रॉक बॉटम पे भी आ जाएंगे हम, सो द काइंड ऑफ पर्सनैलिटी वी विल आवरसेल्फ बिकम, इट इज अनइमेजिनेबल। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट यू आर सेइंग, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है, तो ये हर कंटेस्टेंट को करना पड़ता है जो अपीयर होते हैं, ऐसा? हाँ जी, तो द कॉन्ट्रैक्ट इज गिवन टू सारी उन लड़कियों को जिनका आफ्टर अ सर्टेन ऑडिशन, मतलब अगर उनके फाइनल ऑडिशन जो नेशनल ऑडिशंस होते हैं, वंस दे हैव क्लियर्ड दैट, तो आपको वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बेसिस पे ही लिया जाता है। बट देर आर ऑल्सो ऑर्गेनाइजेशंस जो अपनी गर्ल्स को, विच इज वेरी अनफेयर बाय द वे, जो अपनी गर्ल्स को, कंटेस्टेंट्स को कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ प्रिलिमिनरी होने के एक दिन पहले रात को प्रेशर में कॉन्ट्रैक्ट साइन करने बोलती है। Okay. So there are two types of organizations जो मेजर हैं इंडिया में, जहाँ पे एक बोलती हैं कि आप फर्स्ट स्टेप लेने से पहले ही डिसाइड कर लीजिए कि आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है तो आप आइए हमारे साथ, वरना वी विल पिक समबडी एल्स। Okay. एंड देन देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन जो आपको बोल सकती है कि अब देखो कल आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रिलिमिनरी फिनाले है, जजिंग है प्रिलिमिनरी, उससे पहले आपको साइन करना है वरना हम आपको फिनाले और प्रिलिमिनरी चलने नहीं देंगे। और आप उस सिचुएशन में आप इतने पास आके अपने सपने के, क्राउन के, आप ऑब्वियसली गिव अप नहीं करेंगे, आप प्रेशर में आके कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ही दोगे। शायद आप इतना डिटेल में उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ोगे भी नहीं, और फिर बाद में जब आप इनकेस आप हार जाओ, ठीक है, आप उनसे जाके बात करें अपनी टीम से कि यू नो हमें ऐसे ऐसे और भी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं या हमें ये करना है, फिर आपको बोल देंगे पर याद है आपने प्रिलिमिनरी की एक रात पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। तो यू नो बहुत सारी लड़कियां ये मिस्टेक करती है कि एट द कॉस्ट ऑफ द क्राउन दे फॉरगेट द कॉस्ट ऑफ देयर इंटेग्रिटी, एंड दैट इज नॉट समथिंग यू शुड डू। अगर मुझे 3 साल पहले जब मैं जीती थी, अगर मुझे कोई बोलता कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे से है, आप ये नहीं कर सकते आगे जाके, या आपके पर ये हम पाबंदियां लगाएंगे, ठीक है, दिस वाज द बिगेस्ट ड्रीम ऑफ माय लाइफ, बट देयर इज अ लाइफ आफ्टर दिस ऑल्सो। लड़कियां वो ऑफन भूल जाती है कि इस 1 साल के बाद भी एक जिंदगी है जो बहुत लंबी है, ठीक है। उसके चक्कर में लड़कियां इतना ज्यादा हर्ट फील होके कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है। शायद मैं नहीं करती 3 साल पहले, अगर मेरे सामने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता। आई वॉज लकी इनफ कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं है, बट जिन लड़कियों के साथ आज की डेट में ये रियलिटी है, आई फील वेरी बैड फॉर देम, बिकॉज ऑब्वियसली बुरा लगता है टू गिव अप ऑन योर ड्रीम, बट फिर जो आपके आगे की जिंदगी है या फिर आपके लिए इतनी अपॉर्चुनिटीज और आएंगी, दिस इज जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन अभी आपके लिए, आप उस पे भी तो गिव अप नहीं कर सकते ना। बट दैट इज द सैड एंड हार्श रियलिटी टुडे। सो यू आर सेइंग कि 2 तरह के ऑर्गेनाइजर्स होते हैं जो अलग अलग तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएट करते हैं, तो सबका अपना अपना होता है। तो जो लोग इनिशियल लेवल प्रिलिमिनरी स्टेज पे एक ऐसा होता है कि प्रिलिमिनरी स्टेज के बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, एक होता है प्रिलिमिनरी स्टेज से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट का डिसीजन ले लो। हाँ जी। तो पहले जो ले लेंगे तो वो लोग को क्लियर हो जाएगा कि उनको आगे फिर वो और रिस्क में आ जाते हैं। Correct. जो पहले ले लेते हैं, और जो बाद में लेते हैं उनको एक टाइम तक प्रिलिमिनरी स्टेज तक तो पता ही नहीं है कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। बिल्कुल। तो जिनको पता नहीं होता है तो उनको तो वो तो ऑब्वियसली वो गलती कर ही देंगे क्योंकि उनको पता नहीं है। लेकिन जिनको पता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद ये चीज हो सकती है, लेकिन वो फिर भी साइन कर देते हैं, एंड वो साइन करने की वजह से फिर वो लोग इस तरह के स्टेप्स उठा नहीं पाते। हाँ। कि कुछ अगेंस्ट नहीं जा पाते, नहीं, है ना। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि जब उनके पास मौका होता है कि साइन करने से पहले वो डिसाइड कर सकते हैं, तो वो फिर भी साइन क्यों करते हैं? क्योंकि एक सपना जब आ जाता है ना दिल में, एक जिद आ जाती है कि बनना ही है मिस इंडिया या फिर करना ही है इंडिया को रिप्रेजेंट। क्योंकि मैं सच बता रही हूँ आपको, जब मैं भी अपने इंटरनेशनल पैजेंट में थी, 1 महीना वहां पे किसी ने मुझे प्राची नहीं बोला। 1 महीना आई वॉज नोन देयर एज इंडिया। एंड एक वो फीलिंग कि आपको सब आपके देश के नाम से, आपके फ्लैग के नाम से पहचानते हैं,
is truly the greatest honor and the greatest thing I have felt in my life. And जिन girls का ये सपना होता है, they will understand this very easily कि what it means, जैसे एक soldier के लिए होता है कि उनको war में जाके लड़ना है अपने देश के लिए, जान जाए जो जाए, but लड़ना है देश के लिए. It is the same feeling कि आपको अगर बनना है, देश का नाम रोशन करना है तो करना ही है. Those girls end up signing those contracts. वो बाद में डेफिनेटली ऐसा होगा या होता होगा कि उनको रियलाइज होता है जब इंटरनेशनली अपने पैजेंट से आ जाती होंगी वो कि यार अब अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं पर हम कर नहीं पा रहे हैं साइन क्योंकि हम बंधे हुए हैं. दैट इज व्हेन इट गेट्स डिफिकल्ट. ऑल्सो एक पता है, एक आजकल ऐसा हो गया है कि पैजेंट्स में ना इंक्लूसिविटी के नाम पे सब कुछ हो गया है. औरतें जिनकी शादी हो गई हैं उनको अलाउ हो गया है, जिनके बच्चे हैं डिवोर्स हो गया है, सब. इनफैक्ट इवन गर्ल्स जिनको पहले एक पर्टिकुलर बोलते थे कि आपको एक साइज रहना होगा, इवन दैट इज गॉन नाउ. नाउ विमेन ऑफ ऑल शेप साइजेस बॉडी सबको अलाउड है पैजेंट्स में आना. बट ये बहुत ही एक आई फील इट इज अ वेरी बाहरी दिखावा वाली बात है ये. अब बहुत बार ऐसा हुआ है कि इंटरनेशनली ऑल्सो कि लड़कियों को आपके सामने ही ऑब्जेक्टिफाई किया जाएगा या फिर आपको सामने से ही बोला जाएगा कि आप थोड़ा सा यहाँ से और पतले हो सकते हो. एंड ऐसा भी हुआ है कि लड़कियों को मतलब चेक करना कि अगर उनका मेजरमेंट उतना है या फिर उनका वेइंग स्केल पे उतना वेट फिट अगर होता है तो अब एक लड़की इतनी मेहनत करती है फ्रॉम ट्रेनिंग टू वॉक टॉक हर चीज. एंड जब इंक्लूसिविटी के नाम पे आप कह रहे हो कि हम ये सब अलाउ करेंगे और फिर आप वहां बुला के लड़कियों को ये बार बार पूछना कि आपकी पक्का शादी नहीं हुई है, आप इतना लूज करिए वेट, तो दैट बिकम्स वेरी मेंटली टैक्सिंग ऑल्सो ऑन द कंटेस्टेंट्स. एंड ये इंडिया में तो बहुत ही ज्यादा कॉमन है बट इंटरनेशनली ऑल्सो बहुत कंटेस्टेंट्स ने, बहुत कंट्री की गर्ल्स ने ये बात बाहर आके बताई है कि वहां पे उनके साथ क्या क्या हुआ है. एंड अब जब स्पॉन्सर्स और ऑर्गेनाइजर्स की बात आती है तो जब जैसे बॉलीवुड में कास्टिंग काउच इज अ वेरी बिग थिंग, ठीक है, वीव बीन हियरिंग स्टोरीज आज तक भी. तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कास्टिंग काउच तो नहीं है बट देयर आर एडवांसेस एंड पासेस मेड, चाहे वो स्पॉन्सर्स की तरफ से कभी हो सकता है या फिर अगर अब आप सोचिए एक ऑल मेल टीम, ठीक है, यहाँ पे इंडिया में देयर आर पैजेंट्स जहाँ पे सिर्फ आदमी ही है टीम में, औरतें हैं ही नहीं, और अगर हैं भी तो वो टेम्पररी बेसिस पे हैं क्योंकि इन ऑर्गेनाइजर्स का शायद मानना हो सकता है कि औरतें ड्रामा क्रिएट करती हैं या औरतें बहुत टॉक्सिक होती हैं और आदमी ये जैसे भी हो. अब मैंने खुद एक पैजेंट में नोटिस किया था कि एक स्टाइलिस्ट आदमी लड़की स्विमसूट कंटेस्टेंट सामने अपने स्विमसूट शॉट ले खड़ी है एंड हर स्विमसूट इज नॉट डन प्रॉपर्ली. तो अब वो बोल रहे हैं कि वो जो लड़का स्टाइलिस्ट है आप जाके उसको टच करो एट अ पार्ट वेयर ऑब्वियसली द गर्ल विल नॉट बी कंफर्टेबल. या तो योर जॉब इज आप उसको खुद बोलो कि आप प्लीज वॉशरूम में जरा जाके एक बार ठीक करके अपने आप को आ जाइए, बट नहीं, दे वांटेड द बॉय टू गो ऑल द वे टू द गर्ल. एंड एट दैट पॉइंट आई स्टेप्ड इन एंड आई सेड वेट, मैं जाती हूँ. एंड मैंने उस लड़की को बोला कि लिसन, आई नीड योर परमिशन, मैं आपको टच कर सकती हूँ क्या, एंड आई नीड टू फिक्स. उसने जब तक मुझे नहीं बोला कि यस मैम आप कर सकते हो, आई डिड नॉट, आई टुक कंसेंट इवन एज अ वुमन. तो आप सोचिए कि ऐसे भी आजकल लोग हैं जहां पे एक वो अब उस मोमेंट पे कुछ नहीं हुआ बट व्हाट इज द गारंटी कि बैक्स बिहाइंड द सीन्स लड़के बात करते होंगे एंड लड़कियों को कितना अनकंफर्टेबल फील होता होगा कि हमारे आसपास एक औरत भी नहीं है. मतलब कंटेस्टेंट होना एक अलग बात होती है बट एक ऑर्गेनाइजिंग टीम में औरत होना एक बहुत एडवांटेज होता है. तो ये सब बहुत ज्यादा इंडिया में, इंटरनेशनली बहुत ज्यादा अब आजकल कॉमन होते जा रहा है. एंड इन द नेम ऑफ इंक्लूसिविटी ऑर्गेनाइजर्स अब ऑनेस्टली मैं बोलूं बस लड़कियों के सपनों का फायदा उठाने का ही देख रहे हैं. what I'm understanding out of all your words कि अगर अपन अमूमन देखें जहाँ ज्यादातर जैसे सैलून इंडस्ट्री हो गई वहां पे भी ये है कि मेल फीमेल का अलग सेक्शन है. एयरपोर्ट हो गया, एयरपोर्ट में भी देयर इज अ
पॉइंट की फीमेल है तो अलग गर्ल्स इवन Yes. सिनेमा हॉल्स में yes कि गर्ल्स चेक करेंगे. हाँ जी नाउ आई ऑफन वंडर कि ये जो इंडस्ट्री है इसमें यू आर सेइंग कि मेजॉरिटी मेल पॉपुलेशन ही Yes, रहती है हाँ एंड जी. दे आर द वंस हु विल बी डिसाइडिंग correct whether the candidate will move further or not. yes ठीक है. तो हाउ कम कि ऐसा इतना इतना विजिबल है ये चीज कि ऑल द गर्ल्स आर देयर, तो एटलीस्ट थिंग्स विच आर वेरी प्राइवेट which is required to be done with a lot of care, उन चीजों को इतना नजरअंदाज कर दिया जाता है. So it is shameless. yes बिल्कुल From my side it is shameless कि अपन ऐसी चीजें कर रहे हैं और दबंगाई से कर रहे हैं. What the biggest problem over a period of time I've realized कि कुछ चीजें बहुत ही दबंगाई से नेगेटिव तरीके से कर रहे हैं. एंड आप सोचिए इस चीज को वो वुमेन एम्पावरमेंट का नाम देके पैजेंट चलाते हैं. हाँ, so that is so ridiculous. But the second thing which I am able to recall is that जब हम इस इंडस्ट्री में इतनी बात कर रहे हैं, ये चीजें हो रही है, इतनी कॉमन हो रही है, तो स्पॉन्सर्स और इन्वेस्टर्स ही सारी चीजें डिसाइड करेंगे. हाँ जी. और अपने को पता है कि एक ही पर्सन आगे बढ़ेगा. तो मान लीजिए कि 100 लोगों ने 200 लोगों ने अप्लाई किया और 100 लोगों को फिल्टर करके किया गया है कि वो आगे बढ़ेंगे. तो नाउ 100 लोगों को भी ये पता है कि वो एक ही इंसान जीतेगा. तो इट इज विथ ऑल व्हाट यू हैव सेड, आई एम फीलिंग कि हम अपने आप को एज अ गार्बेज यूज हो रहे हैं. क्योंकि जब एक ही पर्सन डिसाइड होगा और अगर वो फेयरली डिसाइड हो तो अलग बात है. एंड यू सेइंग कि इतना फेयरली है ही नहीं, सब चीजें डिसाइडेड है. इवन दी जजेस जो हैं उनके कंट्रोल में भी चीजें नहीं है. स्पॉन्सर और इन्वेस्टर ही सब कुछ तय कर रहे हैं. सो बेसिकली जजमेंट कोई और ही कर रहा है. तो वो जो जजेस बैठे हैं दे आर ऑल्सो नॉट डिसाइडिंग. एट द एंड ऑफ द डे इट इज ऑल कंट्रोल्ड. लाइक मैच फिक्सिंग में क्रिकेट में हो जाता है, वैसे यहाँ कंट्रोल्ड है. बिल्कुल. तो जब इतना विजिबल है ये इतनी नेगेटिव चीज, तो फिर व्हाई इवन दे आर अपियरिंग फॉर सच टेस्ट. एंड इवन फॉर पेरेंट्स आई वुड in that case I would also tell them that they need to be more informed so that their kids do not suffer like this. Because for a lot of people who want fame at any cost, that is a different story. Correct. पर कुछ लोग ऐसे भी हैं, they are very innocent. और जो innocent होते हैं ना, और जब उनके साथ ये चीज होती है तो one will not be able to imagine what kind of pain it would be. So it is very important, प्राची, कि ये जो चीजें यू आर टेलिंग वो सब लोग इस बात को समझें, इसकी गहराई को समझें. एंड व्हाट आई रियली लाइक्ड अबाउट योर इंस्टा प्रोफाइल ऑल्सो इज दैट यू आर सेइंग कि ज़्यादा कुछ गलत नहीं करने की जरूरत है, अपने को इतने नेगेटिव स्टेप्स की तरफ जाने की जरूरत नहीं है. योर इंस्टाग्राम प्रोफाइल इज योर फर्स्ट स्टेप एंड द डिसाइडिंग स्टेप टू गो अहेड and win a crown in 2026. Yes. Right. Hanji. So and you have even got ahead with your academy, training academy. So अपने academy के बारे में बताइए कि ये जो academy चलाने का कारण क्या रहा, because it must be about your story also. And academy में ऐसी क्या चीजें as a USP you wanna do which is different, which can be path breaking and it can be as a legacy which you want to leave. तो जब मैं अपने पैजेंट्स के लिए प्रिपेयर कर रही थी तो ऑब्वियसली मेरे भी मेंटोर्स थे, मेरे भी कोचेस थे, बट इवन देन कुछ कुछ ऐसी चीजें थी जो मुझे लगा था कि मैंने खुद से ही करी हैं. एंड मेरी जैसी बहुत लड़कियां आ सकती हैं आगे जिनको भी इन चीजों की जरूरत पड़ेगी. एंड नॉट एवरीबडी, नॉट ऑल गर्ल्स कैन अफोर्ड द कॉस्ट ऑफ जो एकेडमीज हैं आज इंडिया में. ठीक है. But my reason and what makes my academy stand out, which is a Queen's Plan, is that I teach things जो सच्चाई से निकलती है. जो आज मैंने यहाँ बोला है are the same things मैं अपनी लड़कियों को वहाँ पे भी समझाती हूँ, बताती हूँ. And I leave it on them. कि मैं आपको ट्रेनिंग दे दूंगी, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी हो जाएगी, बट इसके बाद आपको पैजेंट करना है नहीं करना है, दैट इज आपकी खुद की डिसीजन. उसमें मेरा कोई से नहीं है, बिकॉज वो आपकी समझ है. राइट. एंड द अदर थिंग दैट मेक्स माई अकेडमी स्टैंड आउट इज दैट
हम वहां पे सिर्फ इस बात पे नहीं फोकस करते हैं कि हमें एक के बाद एक सेम जैसी दिखने वाली, सेम बात करने वाली या सेम तरीके से चलने वाली लड़कियां बनानी है। मेरे पास जो लड़की आती है शी विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम उसके बाद वाली जो लड़कियां आई है या उससे पहले जो लड़कियां आई है, बिकॉज माई जॉब इज की एज अ ह्यूमन जो मैं आपको देखती हूँ, आपकी जो ट्रेट्स हैं, आपकी जो पर्सनालिटी है, I will enhance and bring out your personality out rather than saying कि आप इसको कॉपी करो because वो जीत चुकी है, या फिर आप इसके जैसे चलो क्योंकि वो जीत चुकी है। अब मैं एक किसी लड़की को ये नहीं बोल सकती कि बेटा आप लारा दत्ता के जैसे बोलना सीखो, या फिर मैं ये नहीं बोल सकती कि आप सुष्मिता सेन के जैसे चलना सीखो। वो हो ही नहीं सकता है। सबका अपना अपना खुद की पर्सनालिटी होती है, एक अपनी बॉडी लैंग्वेज होती है। तो एज अ कोच माय जॉब इज टू मेक देम अंडरस्टैंड कि व्हाट यू हैव वी विल वर्क ऑन दैट along with obviously adding on skills जो आपके already existing, अब जैसे मेकअप होता है, मेकअप का बोलते हैं कि रीजन होता है कि आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फीचर्स को एनहांस करना होता है। अगर उसके अलावा हमने किया तो कोई भी देख के बोलेगा ये क्या कर दिया। तो हमें वही करना है। हमें जजेस को ये नहीं बताना है कि वो देख के बोले भाई ये क्या कर दिया। हमें बताना है कि अच्छा ये तो वही लड़की, इसको बस और एनहांस करके भेज दिया है। So that is what should be हर एक academy का motto. And obviously my costing and my pricing is at a competitive state, but it is still the cheapest in the entire Indian market right now. जितना मेरी academy का cost है, and that is only because I have seen जितना academies overcharge करती हैं just to fill their pockets. I don't do that. I am okay earning a little lesser than what other people might want to earn. But as long as I am sending back girls not with this burden कि यार इतना पैसा खर्च करके भी कुछ achieve नहीं हुआ. So that is what I have in mind. तो ये तो चीज हो गई कंटेस्टेंट्स को तैयार करने के हिसाब से। देखिए ऐसी क्या चीज कर रहे हैं टू इंश्योर कि कोई रॉन्ग प्रैक्टिसेस नहीं हो, जैसे कि स्पॉन्सरशिप और इन्वेस्टर्स के बारे में यू हैव सेड। Now, one thing is कि you have trained the contestant. Correct. Now they are all set to rule, and they can go ahead and do their job perfectly. But what about the supply side? Yeah. क्योंकि वहाँ पे fixed करना बहुत जरूरी है ना। बिल्कुल। तो are you also thinking in those lines कि वहाँ का जो setup है, मैं ऐसे लोगों को से भी जुड़ूं जो इस चीज को भी इंश्योर करें कि वो फर्दर वहाँ पे कोई पॉलिटिक्स नहीं हो। तो पैजेंट्री ना एक मोर देन फिजिकल मेंटल गेम है। तो जैसे मैंने बोला कि प्रेशर में आके लड़कियों का आपा जब वो खो देती हैं, दे लूज द पैजेंट इवन इफ दे वर द बेस्ट अकॉर्डिंग टू पीपल। तो माय जॉब एज अ ट्रेनर एंड माय जॉब एज अ कोच इज टू मेक श्योर कि मैं उनको समझाऊं कि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि कोई आप पे वहां पे पास कर सकता है। somebody can make a comment. कोई आपको ये बोल सकता है कि अरे पैजेंट तो फिक्स है, या फिर आपका मोरल डाउन कर सकता है। बट आपका वहां पे मेंटली स्ट्रांग होना इतना जरूरी होता है, बिकॉज मैं अकेली एज अ कोच नहीं हूँ। माई मदर हु इज अ लाइफ कोच एंड अ वेलनेस कोच टुडे, शी इज ऑल्सो इन्वॉल्व विद इट। आई हैव ट्रेनर्स जो मुंबई से भी इस चीज में मेरी हेल्प करते हैं। तो अब these are all experts जो already इसी इंडस्ट्री में काम करते हैं for the last 25 years of their life. तो me being their student now, them joining hands with me is what brings all of us together to train these girls कि आपको चाहे sponsors, investors, organizers, co-contestants, चाहे आपको कितना भी pull down करने की कोशिश करे, this reminder needs to be there कि ये 1 साल का चैप्टर है आपकी लाइफ का, इसके आगे के और चैप्टर्स बाकी हैं। तो उन 50 सालों के लिए इस 1 साल में अगर लगता है कि दिस इज नॉट फॉर मी, तो नेवर बी अफ्रेड टू गिव अप। एंड गिव अप यहाँ पे बिकॉज यू कैन नॉट गिव अप फॉर दोज 50 years, बिकॉज मेरा मोटो ही यही है दैट आई विल नॉट गिव अप इन लाइफ। सो बट समटाइम्स अगर आपको किसी चीज का हाथ छोड़ना पड़े, इट्स बिकॉज आपके सामने पूरा एक और दरवाजा खुला है वेर यू नीड टू एंटर देयर। So that is my job as a coach to train my girls. I'm really glad that you are working in these lines, क्योंकि सबके लिए important यही होता है कि कोई अच्छा गाइड मिल जाए। And what is really important and very commendable about your work is that you are making people resilient and with a notion कि quit नहीं करना है। Yes. तो ये जब चीजें when you put up in front of so many aspiring people, तो it matters. So now when you are
doing this wonderful job. So what is क्योंकि हमारी audience ये जरूर जानना चाहेगी कि what is the message Yes. which Prachi wants to give. So अगर हमारी जो audience है उनमें बहुत लोग चाहते हैं इस pageant show में आगे बढ़ने के लिए, तो what will be your message to them? I think my message will mainly be कि don't stop being honest. अब what I have learned is that ठीक है, don't give up, but you have to be honest and honest to yourself. अगर आप खुद से सच बोलेंगे कि मैं ये इसलिए कर रही हूँ, जैसे मेरे पास बहुत लड़कियां आती हैं ये बोल के कि मैम हमें मिस वर्ल्ड बन के सोसाइटी के लिए काम करना है. आई एम लाइक सच बताओ मुझे, तुम्हें इसलिए बनना है ना क्योंकि तुम्हें एक्टर बनना है, which is nothing to be shameful about. It is a good thing. तो मैं यही बोलती हूँ कि ऑनेस्ट रहो. If I want to enter this because I want to be an actor, an entrepreneur, or I have some other thing in mind where this is a stepping stone for me, accept your truth. And अगर आपको ये भी पता है कि at the end of it यार वो है मेरे से better, उसको जीतना चाहिए, accept it. Don't go about making claims कि उसने तो पता नहीं शायद ये करा होगा, उसकी setting थी. Even these kind of things girls should stay away from. Right. So you cannot create stories and then expect कि आपके साथ अच्छा होगा. Correct. You have to be honest with yourself and in this industry, तब जाके आपके साथ कुछ ढंग का होगा. Otherwise this industry is not for you. Because जो लोग यहाँ पे bluntness और honesty के साथ चलते आए ना, वो आज तक टिके हुए हैं. बाकियों के आपको नाम भी नहीं पता होंगे, कौन आके चले भी गए. Right. And also for the problem of type 1 diabetes. Yes. वो भी you share your experience and what they should do so that उनकी life easy रहे. So I think type 1 diabetes में what I have learned is that it is all about discipline. तो अगर मैं टाइमली अपना खाना लेती हूँ, मैं जब टाइमली अपनी एक्सरसाइज करती हूँ, एंड इफ मेरे को पता है इतनी ही क्वांटिटी में मेरे को खाना है, इफ आई एम नॉट ओवर इंडल्जिंग एंड ओवर ईटिंग, देन इट इज द परफेक्ट थिंग फॉर मी. माई शुगर्स विल नेवर गेट आउट ऑफ कंट्रोल एंड आई हैव टू बी इन कंट्रोल ऑफ देम, नॉट देम इन कंट्रोल ऑफ मी. तो अब इवन पैजेंट में अब टाइमिंग्स इतनी इरेटिक होती हैं, इतना हेक्टिक स्केड्यूल होता है, बट मैं बेशर्मो जैसे आई एम लाइक मुझे मेरा खाना खाना है, मुझे मेरा इंजेक्शन लेना है. आई विल नॉट सी और स्टॉप माई सेल्फ. इवन एट माई ओन वेडिंग मैं संगीत के बीच में से भाग गई, मैं हल्दी के बीच में से भाग गई कि मुझे इंजेक्शन लेना है, मुझे 15 मिनट बैठ के खाना खाना है, एंड देन मैं वापस आ गई. एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज अ टाइप 1 कि आपका एक जो डिसिप्लिन है, that discipline as a type 1 is what helped me कि मैं आगे जाके एक मिस इंडिया की तैयारी कर सकूं या फिर मैं as a person better हो सकूं. Even today अब मैं जब अपने आप को देखती हूँ, अगर मैं अब तो 3 साल हो गए हैं for me becoming a Miss India to now being this, that discipline has still continued in life. कि timings are there is things that are organized for myself. वो सब बहुत जरूरी होता है for a type 1. And even for the girls who are in pageants, आप discipline बनाइए, आपका सब हो जाएगा. I'm happy you're talking about discipline because मेरा जो podcast है इसका मंत्रा यही है कि discipline is greater than motivation. Yes, बिल्कुल. And what is really good about your work is that you are helping others, जो सब लोग कर नहीं पाते. So अगर discipline की बात करें तो is there anything related to your entire life जो you have done very differently or you want to pass a message upon, discipline से related? I think discipline से related a message that I want to pass on is आपको give up नहीं करना होता है. Even in your discipline, बहुत टाइम ऐसा आएगा where you feel like यार आज एक दिन break ले लेते हैं या फिर आज cheat day कर लेते हैं. करो, but again, like I said, quantity. Right. Your quantity needs to be maintained. If I have the choice of इतना सा piece of cake या फिर इतना बड़ा cake, it is better I pick this, have my cheat day, and my guilt will not take me over. Because the moment आप अपना discipline let go करते हो, आपको guilt आता है, and your guilt can take you to the worst places possible. Right. आपका दिमाग घूमना ऐसा फिरना शुरू होगा कि फिर आप अपना आपा खो दोगे. So, I think that is what I would say, that even in your discipline, you cannot give up because it is about consistency. आपको consistent रहना पड़ता है. Those small habits, your habits is what will lead you to discipline. अब आप जिम जाओगे एक हफ्ते में तो आपकी बॉडी बनेगी नहीं. आप 6 महीने जाओगे, 1 साल जाओगे, तब जाके होगा.
So that consistency, not giving up, is what will lead to your discipline. That's what I also think, because the pain of regret is higher than the pain of failure. बिल्कुल, yes. So, और मैं बहुत बार ये सोचता हूँ कि इस दुनिया को हो क्या गया है. हाँ. So everybody is surrounded with technology और Yes. phone, ये सब देखते रहते हैं. So I often feel कि ये अपने family को भी इतना time नहीं दे रहे, which is important कि हम Correct. अपने close ones को ज़्यादा time दें, बिल्कुल, rather than बिल्कुल. being surrounded with this technology. हाँ जी. So thank you, Prachi. आपने इतना Thank time you. दिया. It was a good interaction. Thank and, you for having me. Thank you. It's our pleasure. And it is so important कि you as a person coming out and talking about these relevant things, because it matters for the society, बिल्कुल. for the Yes. young girls, young boys जो Yes. आगे बढ़ना चाहते हैं with discipline. हाँ जी. So thank you. Thank you for having me. Thank you. So looking forward to the next podcast, maybe future में कभी, Yes. talking about your academy only and all the other things which you are planning to do. So हमारे ऑडियंस को भी ये पॉडकास्ट जरूर पसंद आया होगा. एक गुजारिश है सबसे कि मैं ये नोटिस कर पा रहा हूँ कि जो भी आप लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं, व्यूअरशिप तो बढ़ रही है, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं. सो आई वुड अपील कि आप सब्सक्राइब भी करें, ताकि हम और बिगर गेस्ट और बेटर गेस्ट और ऐसे हर इंडस्ट्री से गेस्ट को बुला पाएँ और डिफरेंट कंटेंट लेके आ पाएँ, ताकि आपका हम मार्गदर्शन कर पाएँ, एंड विच विल हेल्प यू विथ अ लॉट ऑफ विजडम which is required in this life. So for the next episode, stay tuned, and signing off, Youthquake. Thank you.